नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के सभी प्रकार के क्वेश्चन मात्र एक वीडियो में खत्म किए गए हैं। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि एक वीडियो में सारा का सारा कंटेंट आपको देने का प्रयास किया है। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, पोरबंदर में। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, कहता है कि निम्नलिखित का सुमेल करें स्थल एंड स्थान राज्य। यानी कि ये आपके एक तरफ आपके स्थलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों के नाम। यहाँ पर आपको करना क्या है, मिलान करना है। चलिए करते हैं मिलान। भीमबेटका, राजगृह, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी। आपको ज्ञात होगा कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। ए का यहाँ पर जाएगा आपके 4 के साथ। ए का 4 आपके थर्ड में भी है और चौथे में भी है। राजगृह आप सभी जानते होंगे। राजगृह ये आपके बिहार राज्य में एक स्थल है, राजगृह। बी का यहाँ पर किसके साथ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जाएगा थर्ड के साथ। थर्ड ऑप्शन और 4 ऑप्शन दोनों में यहाँ पर दिए गए हैं। अगली अगर मैं बात करूँ इनाम गांव की, इनाम गांव दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र में है। सी का फर्स्ट आपके थर्ड विकल्प में है। यहां पर आपका थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां पर आप समझिएगा, यहां पर थर्ड वाला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं? ये आपकी मध्य प्रदेश में है। इनाम गांव दोस्तों कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है? घोड़ नदी के किनारे है इनाम गांव, महाराष्ट्र के पुणे में। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ब्रह्मगिरी कहां पर है? ये कर्नाटक में है। राजगृह कहां पर है? बिहार में है। एक स्थल का नाम याद रखियो, चिरांद। चिरांद जो है ये आपके कहां पर है? ये आपके बिहार में है, चिरांद। याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बात और यहाँ पर बताऊंगा मैं, महाराष्ट्र से किस चीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं? शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? महाराष्ट्र के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव मैंने आपको बताया ये पुणे में है, घोड़ नदी के किनारे है, याद रखना। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, कहता है गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की फसल को क्या सुनहरा रेशा बोलते हैं? नहीं दोस्तों, सुनहरा रेशा बोलते हैं किसको? जूट को। जूट को बोलते हैं सुनहरा रेशा, गेहूं को नहीं बोलते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहला आपका गलत होगा। ए यहाँ पर आपका गलत है, ठीक है। ए जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर आपके गलत माने जाएंगे। ना ही आपका यहाँ पर पहला होगा, ना ही आपका तीसरा होगा। चलिए यहाँ पर आगे बात करेंगे, ठीक है। पहला यहाँ पर आपका नहीं होगा, क्योंकि सुनहरा रेशा जूट को बोलते हैं। इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, वर्धन काल का मतलब होता है दोस्तों जब गेहूं खेत में बोया जाता है, उसके लिए मध्यम तापमान चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल राइट होगा। इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है। नहीं दोस्तों, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए। गेहूं के लिए आपकी कैसी मिट्टी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी चाहिए। काली मृदा किस में काम आती है? ये दोस्तों कपास में काम आती है। यानी कि ये कपास के कथन दिया गया है। कपास का विकास काली मृदा में अच्छा होता है। किसमें? कपास में होता है, ना कि गेहूं में होता है। तो यहाँ पर सी वाला भी दोस्तों गलत आपका होगा, ठीक है। भारत में है शीत ऋतु, यानी कि अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाता है, याद रखना। और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है, उससे पहले ही, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों
कौन कौन से राइट हुए आपके? यहाँ पर सी वाला तो गलत ही है, मैंने आपको ये वाला गलत बताया था, ठीक है। आपका ये भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी यहाँ पर गलत होगा। बचेगा आपका 4 विकल्प बी डी। बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वी और डी, बी दोस्तों वी के साथ यहाँ पर डी, ये गेहूं के बारे में बिल्कुल राइट कथन होंगे। पहला यहाँ पर जूट के बारे में था, दूसरा यहाँ पर कपास के बारे में था। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहाँ पर आपको बताऊंगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा शुक्र। शुक्र जो है दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी का क्या मानते हैं? जुड़वा ग्रह मानते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं शुक्र को। पृथ्वी की बहन किसको मानते हैं? बहन किसको मानते हैं? शुक्र को मानते हैं। सबसे चमकीला ग्रह किसको मानते हैं? सबसे चमकीला ग्रह किसको मानते हैं? शुक्र को मानते हैं। भोर का तारा किसको बोलते हैं? भोर का तारा या सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा किसको बोलते हैं? बोलते हैं दोस्तों शुक्र को ही। यहाँ पर याद रखना, शुक्र जो है इसका आकार कैसा होता है? आकार की अगर मैं बात करूं, आकार इसका पृथ्वी जैसा होता है। कैसा? पृथ्वी के जैसा होता है, जिस कारण इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि आकार आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल इद्रीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है? वह एक फारसी भूगोलवेत्ता थे, जगहों के नाम अरबी में चिन्हित हैं। श्रीलंका ऊपर की ओर उत्तर, भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों अल इद्रीसी एक मानचित्रकार था, उसके मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को तभी आप कर पाओगे जब आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पर पढ़ोगे, जो कि एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लगाया है। यहाँ पर है अरब भूगोलवेत्ता था। कैसा दोस्तों? अरब भूगोलवेत्ता था अल इद्रीसी, जिसने 1154 में मानचित्र बनाया था, याद रखना, ठीक है। आगे यहाँ पर है, ठीक है, अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, जगहों के नाम अरबी में हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया। पहला वो अरब भूगोलवेत्ता था, दूसरा जगहों के नाम अरबी में हैं, तीसरा श्रीलंका को ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर भारत की तरफ दर्शाया गया है, और उत्तर भारत को दक्षिण की तरफ दर्शाया गया है। यहाँ पर आपके 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए, जो कि एग्जामिनर ने आप लोगों से यहाँ पर पूछे हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर वह एक फारसी भूगोलवेत्ता यहाँ पर लिखा है, बल्कि यहाँ पर लिखा है अरब भूगोलवेत्ता। गलत ना हुआ आपका, पहला वाला गलत हो गया ना, फारसी, बल्कि ये कैसा था दोस्तों? अरब भूगोलवेत्ता था। कैसा? अरब भूगोलवेत्ता था। जगहों के नाम अरबी में चिन्हित हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर श्रीलंका ऊपर की ओर, बिल्कुल बताया है, श्रीलंका आपका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि पहला गलत है। यहाँ पर पहला आपका गलत है, बी और सी करेक्ट आंसर होंगे। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, थर्ड विकल्प। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तान में आखेटक संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग बनाते हैं। स्थायी बस्तियां बनाते हैं, अस्थायी, अर्ध स्थायी, ना स्थायी बस्तियां, ना अस्थायी बस्तियां। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर मैं बताऊं, यहाँ पर सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अस्थायी बस्तियां। अस्थायी बस्तियों का लोग यहाँ पर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं वो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। यहाँ पर बात की गई है घने जंगल। अगर लोग घने जंगल में जाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे, वहाँ पर कुछ दिनों तक रहने के लिए उनको अस्थायी बस्तियों का निर्माण करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर गर्म व ठंडे रेगिस्तान में आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। अगर कोई भी शिकारी मतलब कि व्यक्ति वो अगर शिकार करने जाएगा गर्म व ठंडे रेगिस्तान में, ठीक है, तो वहाँ पर वो
कुछ दिन तक रुकेगा, उसके बाद वहां से वो चला जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान है आपका, गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, इसलिए वहां पर भी वो कैसा रहेगा, अस्थायी बस्तियों बनाकर वहां पर भी रहेगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई, तीसरी है संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है किसी चीज को एकत्रित करना, जैसे कंदमूल हो गए, अगर गर्म व ठंडे रेगिस्तान में आखेट करेगा, संग्रहण करेगा, वहां पर उसको अस्थायी बस्तियों का निर्माण करना पड़ेगा, यानी कि कुछ दिन वो रुकेगा, फिर वहां से वो चला जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी। यहाँ पर बात करूं अगर मैं स्थानांतरी कृषि की, मैंने आपको कई बार बताया है, स्थानांतरी कृषि को क्या बोलते हैं, इसको स्थान बदलने वाली कृषि, यानी कि ये 5 वर्ष के लिए की जाती है, उसके बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उस स्थान को छोड़ दिया जाता है, उसके पुनः 5 वर्षों के बाद फिर कृषि की जाती है, यानी कि ये आपकी अस्थायी होगी, इसलिए यहाँ पर लोग अस्थायी रूप से निवास करेंगे, स्थायी रूप से नहीं। ऋतु प्रवास भी मैंने आपको बताया है, ये आपकी मौसम के अनुसार होता है। कैसे मौसम के अनुसार होता है, लोग अपने पशुओं के साथ इसको करते हैं, जिसको बोलते हैं ऋतु प्रवास, ऋतुओं के अनुसार। जैसे गर्मियों में ये लोग पर्वत की ओर चले जाते हैं, वहां पर ये अस्थायी रूप से रहते हैं, अस्थायी रूप से रहते हैं, और ये सर्दियों में मैदान की ओर प्रवास करते हैं। ये कैसे रहेंगे दोस्तों, इनका कोई एकदम स्थायी बस्तियां नहीं होती हैं, बल्कि अस्थायी बस्तियां होती हैं इन सभी व्यक्तियों की। चाहे आखेटक की बात करूं, चाहे स्थानांतरित कृषि करने वाले व्यक्ति की बात करूं, या ऋतु प्रवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसकी बस्तियां कैसे होंगी, अस्थायी होंगी। स्थायी का मतलब होता है जीवन भर एक ही बस्ती में वो जीवन गुजार दे, वही आपकी स्थायी होती है। अस्थायी का मतलब होता है बदलना, मतलब कि बार बार बदलना। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि दोस्तों कंफ्यूज करेगा आपको। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। यह केवल यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। ये कथन आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा, परंतु गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है, यह केवल, केवल नहीं दोस्तों, यूरोप में भी पाई जाती है, अफ्रीका में भी, एशिया के भूमध्य सागर क्षेत्र में ये आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, केवल नहीं। और ये बाह्य क्षेत्र, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं यूएसए की, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी ये आपकी अधिक से अधिक मात्रा में भूमध्य सागरीय वनस्पति आपकी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक शब्द आया है, केवल यूरोप, अफ्रीका में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगर यहाँ पर कहा जाता यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर में पाई जाती है, तब आपका सही होता। आपको यहाँ पर शब्दों का खेल देखना है, यहाँ पर केवल शब्द आ गया, इसलिए गलत हो गया, वरना पूरा का पूरा यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। अगला स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं, इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसे और नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। भूमध्य सागरीय जो वनस्पति अथवा कृषि वहां पर की जाती है भूमध्य सागरीय पर, वहां पर दोस्तों खट्टे फल वाली खेती की जाती है। खट्टे फल जैसे आपके अंगूर हो गया, संतरा हो गया, अंजीर, ऐसे फल वहां पर आपके उगाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ वन्य जीवन कम है, बिल्कुल कम जीवन है, यानी कि यहाँ जीव जंतु आपके कम है, वन्य जीवन यहाँ पर कम पाया जाता है। पहला गलत है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा और आपके सभी राइट हैं। बी और सी यहाँ पर दोस्तों आपके कैसे होंगे, राइट उत्तर होंगे। बी और सी यहाँ पर दोस्तों राइट उत्तर हो जाएंगे। आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर आपका केवल शब्द के कारण गलत है। चलिए आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पर ले चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में भी ये आपकी पाई जाती हैं। वहां पर केवल शब्द आया था, इसलिए गलत है, बल्कि ये यहाँ पर भी पाई जाती हैं। याद रखना जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। कारण है,
उत्तराधिकार में वे शहदायाद की प्रथा को मानते थे। दोनों ही राइट हैं, यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल राइट होंगे, सही व्याख्या भी करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं मुगल काल की, मुगल काल में आपका ज्येष्ठाधिकार नहीं चलता था। ज्येष्ठाधिकार में क्या होता था, जो बड़ा पुत्र होता था वही उत्तराधिकारी बनता था। ऐसा आपके मुगल काल में नहीं हुआ। मुगल काल में चलता था उत्तराधिकार की शहदायाद प्रथा, जिसमें सभी पुत्र जो होते थे उनका हिस्सा बराबर होता था। ठीक है, सभी पुत्रों का हिस्सा बराबर होता था, उसको बोलते हैं शहदायाद की प्रथा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने, पूर्वी या मानसूनी पवने? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मानसूनी पवने। मानसूनी पवने दोस्तों कैसी होती हैं? ये आपकी मौसमी पवने होती हैं। मौसमी यानी कि मौसम के अनुसार आना, इसलिए मानसूनी पवने, याद रखना। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये क्वेश्चन एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सीटेट की परीक्षा में। स्थायी बंदोबस्त काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको यहाँ पर आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर चीजें बताऊंगा। अगर मैं बात करूं किसकी, स्थायी बंदोबस्त की, स्थायी बंदोबस्त है ये आपका कब शुरू हुआ था? 1793 में इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसने? कॉर्नवालिस ने इसको दोस्तों शुरू किया था 1793 में। इसको किसने? 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ये दोस्तों आपका उड़ीसा हो गया, क्या हो गया? उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, आपका असम हो गया। इन क्षेत्रों में इसने 1793 में इसको लागू किया था। राजस्व वसूलने का अधिकार किसको दिया गया था? जमींदार को। किसको? जमींदार को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया था। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जितना मैं आपको बताऊं वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था उड़ीसा, बंगाल, असम वाले क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी भारत में। राजस्व वसूलने का अधिकार किसको दिया गया था? गांव के जमींदार को इसका अधिकार दिया गया था। याद रखना स्थायी बंदोबस्त के बारे में। आते हैं क्वेश्चन पर, फिर मैं आपको सभी प्रकार के बंदोबस्त यहाँ पर बताऊंगा। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के किसानों से लचीले रूप से लागान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को स्थायी राजस्व देना होता था। बिल्कुल करेक्ट, मैंने अभी आपको क्या बताया? जमींदार, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को ही कर वसूलना पड़ता था किसानों से। जमींदार के किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था और कंपनी को देना होता था। पहला करेक्ट। कारण यहाँ पर है, लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए, खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल दोस्तों, उनका जो लक्ष्य था यानी कि उनसे राजस्व वसूलने का, उनका मतलब कि उनके जो कंपनी की सोच थी वो थी कि यह जमींदार जो है ये भूमि को बेहतर बनाने के लिए, खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। किसको? किसानों को करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपके दोनों ही राइट हैं। पहला वाला विकल्प यहाँ पर होगा, दोनों सही है, सही व्याख्या भी करते हैं। मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त बताया, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा महलवाड़ी। महलवाड़ी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। महलवाड़ी बंदोबस्त, इसको यहाँ पर याद कर लेना। 1822 में इसको लागू किया था किसने? होल्ट मैकेंजी ने। किसने? होल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया था। याद रखना, कहां पर लागू किया था? इसको लागू किया था उत्तर भारत में। कहां पर? उत्तर भारत में इसने लागू किया था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में लागू किया था। इसमें जिम्मा किसको सौंपा गया था राजस्व वसूलने को? गांव के मुखिया को या गांव के प्रधान को। गांव के मुखिया जो था उसको जिम्मा दिया गया था राजस्व वसूलने का, गांव का मुखिया अथवा प्रधान को। याद रखना, इसमें आपका जमींदार नहीं था, जमींदार था आपके स्थायी वाले बंदोबस्त में। याद रखना, ओके, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहता है कथन 1 और कथन बी, वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो स्थान पूर्व में है उनका समय पीछे होगा। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरे की बात करूं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। बिल्कुल राइट। यहाँ पर आपका कथन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर दिया गया है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ए गलत है, बी सही है। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको समझाता हूँ,
यहाँ पर ग्रीनविच के पश्चिम में जो स्थान है, पश्चिम में है, उनका टाइम कैसा होता है, आगे नहीं होता है बल्कि पीछे होता है। पश्चिम वाला टाइम दोस्तों पीछे होता है, याद रखना। और जो स्थान पूरब में है ग्रीनविच के, उनका टाइम आगे होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से घूमती है पूरब की ओर, इसलिए पूरब का टाइम दोस्तों कैसा होता है, पूरब का टाइम दोस्तों आगे होता है, बल्कि पश्चिम का टाइम पीछे होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है जो कहता है ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कहा गया है ज्वार भाटा के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उनको पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। चलिए आपको बताता हूँ। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। जो चंद्रमा होता है, पृथ्वी होता है, ये आपके तीनों जब एक सीध में होते हैं तब आपके उच्च ज्वार आते हैं, यानी कि ऊंचे वाले ज्वार आते हैं। पहला यहाँ पर कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट कहा गया है। यानी कि जो आपकी सूर्य है, क्या है दोस्तों, सूर्य है आपका और आपकी पृथ्वी है, जब ये आपके विपरीत दिशाओं में होते हैं तब महासागर में कैसा ज्वार आता है, तब आपका निम्नतम ज्वार भाटा आता है। पहला भी राइट होगा, दूसरा भी यहाँ पर राइट होगा। उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। नहीं दोस्तों, उच्च का मतलब होता है ऊंचा ज्वार, ऊंचा ज्वार को नीचा ज्वार नहीं कहते हैं। उच्च ज्वार को बृहद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बृहद बोलते हैं। बृहद ज्वार बोलते हैं उच्च ज्वार को। निम्न ज्वार को बोलते हैं लघु ज्वार, याद रखना। यहाँ पर आपका सी गलत है, बाकी ए भी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। ए और बी दोनों यहाँ पर राइट हैं। इसको यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पर लगाया है। ज्वार भाटा की परिभाषा: दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जो जल उठता है वो आपका ज्वार होता है, जो नीचे गिरता है उसको भाटा बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक नीचे चला जाता है, यानी कि पीछे चला जाता है, उसको बोलते भाटा। यानी कि जो उठा हुआ जो है, क्या है दोस्तों, जो ऊपर उठा हुआ है वो आपका होगा क्या, ज्वार होगा। जो नीचे गिर जाता है, तल में पुनः चला जाता है, उसको भाटा बोलते हैं, याद रखना। आते हैं मुख्य पॉइंट पर। यहाँ पर आपका ये क्या दिया गया है, यहाँ पर जब ये बराबर स्थिति में है, ये आपके तीनों एक सीध में होते हैं, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य तीनों जब एक सीध में होते हैं तब आपके उच्च ज्वार आते हैं, यानी कि बृहद ज्वार आते हैं। यहाँ पर आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आकृति में दोस्तों दिखाया गया है। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। यहाँ पर ये लाइन दी गई है, इसी लाइन से एग्जामिनर ने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। यहाँ पर इस चीज को आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया उच्च ज्वार। निम्न ज्वार क्या होता है, जब ये आपके विपरीत दिशा में होते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी आपकी विपरीत दिशा में होती है, तब आपके लघु ज्वार यानी कि निम्न ज्वार आते हैं, याद रखना। यहाँ पर एक और चीज मैं बात करूं, यहाँ पर बात कही गई है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यहाँ से परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। यहाँ पर आप इस चीज को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर किसको, उच्च ज्वार ये नौ संचालन यानी कि बंदरगाहों में ही सहायक होते हैं। ये जहाज बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट पर आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई से मछलियां पकड़ पाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। जाति पदानुक्रम का अर्थ है, क्या अर्थ है? एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को निम्नतम से उच्चतम जातियों में रखा गया है। एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा गया है। एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को
उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा गया है। एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जातियों को निम्नतम से उच्चतम जातियों में रखा गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जाति पदानुक्रम का अर्थ क्या होता है? उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। यहाँ पर थर्ड आपका राइट होगा। एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा गया है। थर्ड विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता है? राज्य जो विधानमंडल होता है वो किस पर निर्णय नहीं ले सकता है, आपको बताना है। औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाने में वो क्या कर सकता है? निर्णय ले सकता है विधानमंडल। ये करेक्ट है। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती क्या विधानमंडल करेगा? नहीं दोस्तों, ये केंद्र सरकार का दायित्व होता है। यहाँ पर आपका दूसरा गलत है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती कौन कराएगा? राज्य विधानमंडल कराएगा। करेक्ट। विधानसभा में किसानों की भलाई के लिए विधेयक प्रस्तुत कौन करेगा? राज्य विधानमंडल प्रस्तुत करेगा। करेक्ट। यहाँ पर आपको नहीं ले सकता है, आपका गलत है। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती राज्य विधानमंडल निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना है आपको। शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। शीतोष्ण जो आपके पर्णपाती वन होते हैं, क्या वो मानसूनी वन होते हैं? गलत है, नहीं होते हैं। भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनूस शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ये दोस्तों शीतोष्ण में नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा नहीं कहते हैं, बल्कि शंकुधारी वन को बोलते हैं टैगा। शंकुधारी जो आपके वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टैगा बोलते हैं, जो कि 50 से 70 उत्तरी अक्षांश में आपके पाए जाते हैं। याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा, भारत में जो आपके कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर वनस्पति टॉपिक मैंने पूरा का पूरा खत्म किया गया है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको यहाँ पर बताऊंगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये दोस्तों भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय रेखा के पास में आपके पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। यहाँ पर पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है। पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह झड़ती नहीं हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ पर दृढ़काष्ठ, रोजवुड, आवनूस, महोगनी, याद रखना ये तीन चीजें, रोजवुड, आवनूस, महोगनी, ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण हैं। सदाबहार वन के उदाहरण रोजवुड, आवनूस, महोगनी। अगला यहाँ पर है आपका शंकुधारी वन। कैसा वन दोस्तों? शंकुधारी वन। ये 50 से 70 उत्तरी अक्षांश में आपके पाए जाते हैं। इनको शंकुधारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकुधारी को टैगा के नाम से भी जानते हैं। ये अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? ये अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है। आपके माचिस हो गया, पैकिंग के लिए बक्से बनाए जाते हैं। चीड़, देवदार, ये इनके मुख्य पेड़ हैं। यहाँ पर जानवर आपके रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू भी यहाँ पर पाया जाता है शंकुधारी वनों में। यहाँ पर बात करें अगर भूमध्य सागरीय वनस्पति की, यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं? खट्टे रसदार वाले फलों की आपूर्ति की जाती है। अंगूर, संतरा, अंजीर जैसे फल। इसकी अगर मैं बात करूं, ये आपके महाद्वीपों के पूरब एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। यहाँ पर आगे आपका बताया गया है, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इनका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में भी ये आपकी पाई जाती हैं। भूमध्य क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, उसी के साथ अमेरिका, कैलिफोर्निया में भी ये आपकी पाई जाती हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये आपके चीन, न्यूजीलैंड, चिली पश्चिमी में आपके ये पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर वांच, ऐस, बीच,
आदि आपके क्या है पेड़ हैं। ये पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। बांच, ऐंस और बीज ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है। हिरण, लोमड़ी यहाँ के क्या है आपके जानवर हैं। उसी के साथ मोनाल पक्षी कई बार एग्जाम में पूछा गया। फीजेंट और मोनाल पक्षी शीतोष्ण पर्णपाती वन में आपके पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं शीतोष्ण सदाबहार वन की, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। तटीय प्रदेश में, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या है बांच, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन में। ठीक है, याद रखना ये ब्राजील, दक्षिणी चीन और अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? पूर्वाग्रह को 50% से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं। 50% से लोग भारतीय गांव में रहते हैं। क्या ये पूर्वाग्रह को दर्शाता है? नहीं दर्शाता है। शहरी जीवन खर्चीला है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च होता है। ये तो बात यहाँ पर सही कही गई है, लेकिन पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाएगा। कटाई के दिनों में गांव के लोग 12 से 14 घंटे खेतों में काम करते होंगे, परंतु पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाता है। शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। ये दोस्तों शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह यहाँ पर विचार दिया गया है। यहाँ पर पूर्वाग्रह कौन सा है? 4 वाला विकल्प दिया गया कि शहरी लोग चालाक और भ्रष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कथन आपका राइट उत्तर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। कथन ABC में दी गई विशेषताओं किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यहाँ पर ये किसके बारे में स्टेटमेंट है? ये दोस्तों पठार के बारे में। जो पठार होता है, पठार में आपके खनिज पाए जाते हैं। उनके साथ इनके जो किनारे होते हैं वो आपके एक से अधिक होते हैं और ढाल इनके खड़े होते हैं और इनका जो ऊपरी भाग होता है वो मेज के समान सपाट होता है। किसके बारे में? पठार के बारे में। यहाँ पर याद रखना, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है अभिकथन और यहाँ पर कारण। 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए। गलत होगा यहाँ पर दोस्तों। 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर गलत है पहला वाला। ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया। यार दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सिपाहियों ने भाग लिया था, परंतु यहाँ पर बोला गया नहीं लिया है, तो आपका यहाँ पर गलत है। ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। यहाँ पर आपके दोनों ही दोस्तों यहाँ पर आपके गलत होंगे। 4 विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। निम्न पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जाति पूर्वाग्रह को तोड़ने में सहायता की है। कारण है विद्यालय में सभी बच्चे अपना भोजन एक साथ करते हैं। दोनों राइट हैं और दोनों यहाँ पर सही व्याख्या करते हैं, इसलिए पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों दो। मध्याह्न भोजन है ये दोस्तों मिड डे मील कहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहले ये तमिलनाडु से दोस्तों शुरू हुआ था। कहाँ से? तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू किया गया था, जो कि जाति पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं, ठीक है, स्कूल में, विद्यालय में। दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो यह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? संघर्ष समाधान, न्यायिक पुनरीक्षण, मौलिक अधिकार को लागू करना, न्यायिक क्रियाशीलता। ये कहलाएगा न्यायिक पुनरीक्षण। मतलब कि निरीक्षण हो चुका है किसी न्यायिक, मतलब कि न्यायिक व्यवस्था का, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकार का उल्लंघन के आधार पर निरस्त करता है तो ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहलाएगा, याद रखना। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। दिहाड़ी मजदूर एक प्रकार है। दिहाड़ी क्या स्थायी है? स्थायी तो यार यहाँ पर नहीं होगा, नियमित भी नहीं होगा, संविदात्मक भी नहीं होगा, परंतु अनियमित होगा। कभी उसको काम मिलेगा,
कभी नहीं मिलेगा, वही आपका अनियमित होता है। नियमित आपके कर्मचारी होते हैं सरकारी वाले, यानी कि स्थायी कर्मचारी। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप चित्रित किया जाता है जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। किसकी दोस्तों करनी थी? वो था आपको चित्रोपम। चित्रोपम यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि एक आपकी चित्र शैली है। कैसी है? एक अनूठी चित्र शैली है। जिसको क्या करना चाहता था? ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। किसकी? चित्रोपम एक चित्र शैली की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? आदिवासियों के मामलों में, आदिवासियों के मामलों में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए कथनों को यहाँ पर पढ़िएगा और राइट आंसर आपको बताना है। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफी बदलाव आया। कथन वी, आदिवासी मुखियाओं को गांव के समूह में अपनी जमीनों का अधिकार मिला और साथ ही शासकीय शक्तियां भी बनी रहीं। क्या दोस्तों यहाँ पर आपका ये राइट आंसर होगा? बी वाला आपका यहाँ पर गलत होगा। शासकीय शक्तियां नहीं बनी रहीं, बल्कि जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने आदिवासी व्यक्तियों यानी कि उनके जो मुखिया थे उनकी सारी की सारी शक्तियां छीन ली थी, यानी कि अधिकार छीन लिए थे। इस कारण उन जो मुखिया थे उनके कार्यों और अधिकारों में काफी बदलाव देखने को मिले थे। याद रखना, पहले ही वाला यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, पहला वाला यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। बिल्कुल किया गया। क्यों किया गया? भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए भी शासकों ने मंदिर तथा मस्जिदों का निर्माण कराया था। बिल्कुल राइट होगा। शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए भी राजाओं ने मस्जिदों अथवा आपके मंदिरों का निर्माण कराया था, अपना वैभव दिखाने के लिए। ये भी करेक्ट होगा। पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए क्या मंदिर मस्जिद का निर्माण किया गया था? नहीं, ये आपका यहाँ पर गलत है। ए और बी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। पहला विकल्प ए और बी, ए और आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। शुद्ध छड़ा एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है। इनमें से कौन सा वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है? यानी कि सही विशेषता है उसके कार्य करने की, आपको बतानी है। वह प्रतिमास निरंतर वेतन पाती है, तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक सेवा सुरक्षा प्राप्त है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 350 रुपये तथा देर तक काम करने के अतिरिक्त 500 रुपये उसको मिलते हैं, वह सेवा भविष्य निधि प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपका होगा, कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका होगा थर्ड विकल्प। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 350 रुपये तथा देर तक काम करने के 50 रुपये उसको अतिरिक्त एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि दोस्तों कार्य की स्थिति के मतलब कि विशेषता के बिल्कुल समीप है। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? उचित, अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं मेखला सादोर पहनती हैं। अरुणाचल की महिलाएं क्या मेखला सादोर पहनती हैं? नहीं, ये तो गलत है। मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं। फनेक पहनती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात में महिलाएं फेरन पहनती हैं, नहीं पहनती हैं। कश्मीर में महिलाएं लंगावोनी पहनती हैं, ये भी आपका नहीं है। यहाँ पर आपका होगा यहाँ पर सेकंड विकल्प, मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं। याद रखना, जो कि सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखा गया है, यानी कि सभी लोगों के जो अपने अपने जो क्या होते हैं राज्य, वहाँ के लोगों की भाषाएं भी अलग हैं, उनके धर्म भी अलग अलग हैं, पहनावे भी अलग अलग हैं, रहन सहन का ढंग भी अलग अलग है। ठीक है, तो यही होता है आपके सांस्कृतिक विविधता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु को दर्शाता है? कार्यशील यानी कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक आपकी जनसंख्या दर्शाती है? वो दोस्तों 15 से 65 तक आपकी दर्शाती है। याद रखना, ठीक है। तो 15 से 65 आपके किस ऑप्शन में है? सेकेंड में है। सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं 15 वर्ष से जो बच्चा होता है वो आपकी कार्यशील आयु में आ जाता है, और 65 वर्ष से कम यानी कि उसके बीच में आपकी कार्यशील जनसंख्या होती है। 65 के बाद में आपकी बूढ़ी जनसंख्या हो जाती है, वो आपकी कार्यशील नहीं रहती है, याद रखना। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य कर्तव्यों से संबंधित है? राज्य कर्तव्यों से संबंधित कौन है? ये है आपका नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये किससे संबंधित है? भाग व्यक्ति के प्रति राज्य कर्तव्यों से संबंधित है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न यहाँ पर है, परमहंस मंडली का गठन के उन्मूलन के लिए हुआ। किसके उन्मूलन के लिए हुआ? आपकी जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का गठन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। उनका दोस्तों मांग क्या था? उनका था यह विश्वास कि सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। नारायण गुरु ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, एक जाति दोस्तों, एक धर्म, एक जाति एक धर्म, और ये उन्होंने नारा दिया था, और मानव जाता, मतलब कि मानव जाति के लिए एक धर्म, मानव जाति के लिए एक जाति, ये उन्होंने कहा था। किसने? नारायण गुरु ने कहा था, याद रखना। यहाँ पर आपके केवल और केवल बी कथन राइट आंसर होगा, बल्कि और आपके यहाँ पर सभी गलत दिए गए हैं। बी वाला यहाँ पर दोस्तों राइट उत्तर हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है जो कि इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच संबंध के व्याख्यान में सही है? किसके बारे में? संचार माध्यम और विज्ञापन के बारे में। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान व्याप्ति कवरेज के लिए समाचारों के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दूसरा है, संचार माध्यम राजस्व पाने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। दोनों ही आपके यहाँ पर कैसे होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। यानी कि जो जन संचार जो माध्यम है वो अपनी जो धन है, धन कैसे प्राप्त करता है? धन प्राप्त करने के लिए वो विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट पर निर्भर रहता है, याद रखना। यहाँ पर दोनों ही आपके राइट उत्तर होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित सूची पर विचार करें। आपकी यहाँ पर ये सूची दी गई है, इस पर आपको विचार करना है। आपको बताना है सूची में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। यहाँ पर आपकी नदियां दी गई हैं, किनके नाम? नदियां यहाँ पर दी गई, आपको अलग वाली बतानी है जो भिन्न हो। कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, तापी, महानदी, कौन सा एक दूसरे से यहाँ पर भिन्न है? कृष्णा होगी, कावेरी होगी, गोदावरी होगी या ताप्ती होगी? यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? यहाँ पर आपका होगा तापी। तापी आपकी अलग हो जाएगी, क्योंकि ये दोस्तों कैसी बहती है? ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तापी है, नर्मदा है। कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, महानदी ये आपकी एक तरह की नदियां हैं, ठीक है। बल्कि तापी आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तापी के साथ नर्मदा को याद रखेंगे, वो भी आपकी पश्चिम की ओर बहती नदियां है। तापी यहाँ पर सबसे अलग है, इसलिए तापी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्नलिखित में सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है। किसके अतिरिक्त? आजीविका और व्यवसाय में भी क्या करता है दोस्तों? ये क्या सुधार करता है? आपकी लोकतंत्र। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करता है। निर्णय लेना और जवाबदेही में भी, यहाँ पर है शिक्षण और अधिगम में भी इच्छाएं और अपेक्षाएं छोड़कर दोस्तों सभी की गुणवत्ता में क्या करता है? सुधार करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इच्छाएं और अपेक्षाएं। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा या कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक हैं? कैसे दोस्तों? प्रतिकर्ष कारक आपसे पूछा है, प्रवास को प्रभावित करने वाले। प्रतिकर्ष का मतलब होता है प्रतिकूल। कैसे दोस्तों? प्रतिकूल जो स्थान को छुड़वाते हैं, जैसे बाढ़ वाला क्षेत्र, बाढ़ आ गई, अशिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं ना हो पाने के कारण, पढ़ाई लिखाई ना हो पाने के कारण, यानी कि जहां दशाएं खराब हों, क्या हो? दशाएं आपके लिए अनुकूल ना हो बल्कि प्रतिकूल हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रतिकर्ष कारक। जैसे प्रतिकर्ष आपको बताना है, कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, ये आपका आएगा अपकर्ष में, अपकर्ष में आएगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आपकी बढ़िया वाली, ये आपकी आ जाएंगी अपकर्ष का कारक। स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं, ये दोस्तों प्रतिकूल है। प्रतिकर्ष का मतलब प्रतिकूल कह लो आप, ठीक है, ये आपकी आ जाएंगी
प्रतिकर्ष कारक में अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति यानी कि ना होना शैक्षिक संस्थानों का, ये भी आपके प्रतिकर्ष में आ जाएगा। प्रतिकर्ष प्रभावित वाले आपसे पूछे तो यहाँ पर सी और डी यहाँ पर हो जाएंगे। किसमें है आपका सी डी? सेकेंड में है। सेकेंड विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि प्रतिकर्ष कारक ऐसे कारक जो व्यक्ति को स्थान छुड़वाने का कारण बनते हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे अशिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं ना हो, ये सभी ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति को प्रवास पर मतलब कि मजबूर कर देते हैं, वो आपके प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। अपकर्ष जो कि बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं वो आपके अपकर्ष कारक होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका कथन और आपका कारण। कहता है कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है। कारण है देशांतरीय विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं, क्या ये प्रभावित करता है? अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं, बिल्कुल देशांतर विस्तार नहीं प्रभावित करेगा। ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। पहला यहाँ पर आपका राइट दिया गया है। कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ पर कारण इसका राइट नहीं दिया गया है दोस्तों। ठीक है, केवल और केवल ए सही है तथा आर गलत है। सेकेंड विकल्प यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।